चलिए, सब लोगों को नमस्कार। तो आज लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। 2 लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बैकग्राउंड देखा कि ऑडिट का सब्जेक्ट क्यों आया एंड व्हाट डू मीन बाय ऑडिट। ऑडिट मतलब क्या, उसका डेफिनेशन देखा बाय सीए इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छा डेफिनेशन था, करेक्ट। फिर हम वहां से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू किया, दैट इज कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट हमने शुरू किया। सीए इंटर के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लॉ में भी इसको थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा, बट दैट वाज एक्सट्रीम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें हम लोगों ने देखा कि क्या ऑडिट सबको एप्लीकेबल, इज इट एप्लीकेबल टू एवरीवन। एप्लीकेबिलिटी पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। एप्लीकेबिलिटी के बाद हम लोगों ने देखा क्वालिफिकेशंस, कौन लोग क्वालिफाइड है, हु कैन डू ऑडिट एज पर सेक्शन 141। और फिर हमने शुरू किए डिस्क्वालिफिकेशंस। अगर आपको याद है 9 डिस्क्वालिफिकेशंस थे। वो 9 डिस्क्वालिफिकेशंस का शॉर्टकट क्या था? इन बिग प्रॉब्स देयर इज अ चैलेंज, हेंस देयर इज अ चांस ऑफ फेलियर। बी स्टैंड फॉर बिजनेस रिलेशनशिप, अगर बिजनेस रिलेशनशिप है तो डिस्क्वालिफाइड। पी स्टैंड फॉर प्रोहिबिटेड सर्विसेज, बड़ी बड़ी प्रोहिबिटेड सर्विसेज देंगे तो अगेन विल गेट डिस्क्वालिफाइड। आर स्टैंड फॉर रिलेटिव्स, सीए के रिलेटिव्स अगर कंपनी में बैठे हैं बड़े बड़े पोस्ट पे तो अगेन ही विल गेट डिस्क्वालिफाइड। ओ स्टैंड फॉर ऑफिसर और एम्प्लॉय, कंपनी के ऑफिसर, कंपनी के एम्प्लॉय कंपनी से जुड़े हुए हैं, वो लोग ऑडिट नहीं कर सकते, विल बी डिस्क्वालिफाइड। पी स्टैंड फॉर पार्टनर्स और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय। ऑफिसर एम्प्लॉय तो गए, उनके जो पार्टनर्स और एम्प्लॉयज थे वो भी गए, करेक्ट। फिर यहां पे एस स्टैंड फॉर सिक्योरिटीज, हमने अभी तक देखा नहीं, उसको देखेंगे बाद में। सिक्योरिटीज में पैसा लगाओ तो वापस डिस्क्वालीफाई होता है। इन बिग प्रॉब्स देयर इज अ चैलेंज। सी स्टैंड फॉर सीलिंग लिमिट, एक सीलिंग लिमिट के ऊपर, एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर चले गए आप तो अगेन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। एंड सी स्टैंड फॉर अगेन कॉर्पोरेट्स, बॉडी कॉर्पोरेट्स, आर्टिफिशियल एंटिटीज भी ऑडिट कर नहीं सकती, करेक्ट। और आखिरी में एफ स्टैंड फॉर फ्रॉड, अगर आप फ्रॉड करेंगे तो 10 साल के लिए आप क्या हो जाएंगे साहब? डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। ये शॉर्टकट देखा था। फिर हम लोगों ने बिजनेस रिलेशनशिप वाला जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो देखा था। कितनी कंपनी थी उसमें? 6 कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, को सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट की सब्सिडरी कंपनी, 6 कंपनीज थी। और एसोसिएट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। अगर हम बात करते हैं प्रोहिबिटेड सर्विसेज में तो कितनी कंपनीज थी? 3। आपको वो इमेज रिटेन करना पड़ेगा, दैट इज द ओनली वे। बिजनेस रिलेशनशिप में 6 कंपनीज नजर आ रही थी और आपका जो प्रोहिबिटेड सर्विस है उसमें कितनी थी? 3। उसमें शॉर्टकट क्या था? बैड माफिया। अगर ये सर्विसेज आप दोगे तो आप क्या हो जाएंगे साहब? डिस्क्वालीफाइड। तो ये 2 लेक्चर में हमने इतना कंटेंट देखा। इसमें कोई डाउट आप लोगों को? कोई मन में सवाल नहीं? ओके। मन में ग्रेजुएशन के एग्जाम्स चल रहे हैं। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, कंपनी ऑडिट में जितनी चीजें हम लोग पढ़ेंगे उसके आने के चांस मतलब बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि एमसीक्यूज में भी कंपनी ऑडिट और बाकी कुछ केसेस में कंपनी ऑडिट को बहुत टारगेट किया जाता है, क्योंकि उसमें केसेस ड्राफ्ट करना आसान है, एमसीक्यूज ड्राफ्ट करना बहुत आसान है। ओके, लेट्स सी नाउ। बहुत सिंपल सा, अगेन हमको इमेज देखना है। ये थियरी दिया हुआ है बट देन लेट्स सी द इमेज। बहुत सिंपल सा है, लेट्स सी। अगर सीए, चार्ट अकाउंटेंट, ठीक है, अगर सीए के रिलेटिव्स, अगर सीए के रिलेटिव्स, पॉइंट नंबर 1 रिलेटिव्स, कंपनी में बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, कंपनी में बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे, बड़ी बड़ी पोस्ट मतलब डायरेक्टर बन के बैठे, वेदर इन एम्प्लॉयमेंट और नॉट,
या की मैनेजमेंट पर्सन, KMP, की मैनेजमेंट पर्सन बन के बैठे, करेक्ट। अगर कंपनी में, तो हमारा बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यार तेरे रिश्तेदार कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, तेरे रिश्तेदार कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है, CEO बन के बैठे, CFO बन के बैठे, तू कंपनी से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है, तू क्या सच्ची रिपोर्ट दे पाएगा? बंदा क्या हो जाएगा साहब? डिस्क्वालीफाइड। बहुत सिंपल है। वापस कौन साहब? CA। अगर CA के कौन? रिलेटिव्स। अगर CA के रिलेटिव्स अगर CA के रिलेटिव्स अगर कंपनी में बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे, किस पे बैठे साहब? बड़े पोस्ट पे बैठे कंपनी के, तो बंदा क्या होगा साहब? डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग केसेस डिस्कस करते हैं इस पे। बहुत ही आसान सा केस। हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी भाभी, ठीक है, उनकी भाभी कंपनी में CFO है, करेक्ट। विल ही गेट डिस्क्वालिफाइड? यस, नो? डिस्क्वालीफाई होगा कि नहीं होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट के भाभी कंपनी के अंदर CFO है, तो विल ही गेट डिस्क्वालीफाइड? यस, नो? कुछ हाँ भी बोल रहे हैं, कुछ ना भी बोल रहे हैं। तो यहां पे पहला पॉइंट जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव्स। रिलेटिव्स के डेफिनेशन में कौन आएगा? तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है रिलेटिव्स की, करेक्ट। मतलब आप एक विजुअल तरीका है उसको याद रखने का, अजीब सा तरीका है बट वेरी इफेक्टिव। मैं जब पढ़ता था तो हमारे सर हमको ऐसा पढ़ाते थे, लॉ मैं जिनसे पढ़ता था तो वो हमको ऐसा पढ़ाते थे, करेक्ट। तो फादर, करेक्ट, स्टेप फादर, बदलते जमाने के साथ दे हैव चेंज द डेफिनेशन। रिलेटिव में कौन कौन आएगा ऊपर? कौन? फादर इंक्लूडिंग स्टेप फादर, मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर, करेक्ट, ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर, सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर, son including stepson, and wife. स्टेप वाइफ नहीं अरे स्टेप वाइफ नहीं होता, फर्स्ट वाइफ सेकंड वाइफ होता, एक्स वाइफ होता, स्टेप वाइफ नहीं होता। सर ने नया वर्ड निकाला, बोले स्टेप वाइफ। सन, स्टेपसन और उनकी वाइफ, करेक्ट। डॉटर, ठीक है, स्टेप डॉटर नहीं है, ओनली डॉटर एंड डॉटर्स हस्बैंड। स्टेप डॉटर को नहीं रखा गया, तो जितना रिसर्च करने पे ऐसा लगा कि स्टेप डॉटर को वो रिलेटिव के डेफिनेशन से दूर रखना चाहते हैं। गुड फॉर हर। जितना आप अगर रिलेटिव के डेफिनेशन से दूर रखेंगे तो उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस नहीं आएंगे, करेक्ट। बोले एक तो बीइंग अ गर्ल, बोले पराए घर जाना है शायद ऐसा, और स्टेप डॉटर तो बोले और दूर का रिलेशन हो गया, तो बोले उनके ऊपर ऑब्लिगेशन आप क्यों डाल रहे हो? Why are you putting obligation on them? So it is good for them, good for girls. स्टेप डॉटर को डेफिनेशन में नहीं लाकर गर्ल्स आर एट एडवांटेज, उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस कम रहेंगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट में रिलेटिव्स के रिलेटिव्स में ऑब्लिगेशन ही है हर जगह पे, कहीं कोई स्पेशल राइट नहीं है, देयर इज नो समथिंग स्पेशल राइट, सो इट इज गुड फॉर देम। तो अगर आप देखेंगे यहां पे, करेक्ट, वंस अगेन, फादर, स्टेप फादर, मदर,
स्टेप मदर, ब्रदर स्टेप ब्रदर, सिस्टर स्टेप सिस्टर, सन स्टेप सन एंड वाइफ, डॉटर ओनली डॉटर एंड डॉटर्स हस्बैंड। तो अगर आप यहां पे देखेंगे केयरफुली तो ब्रदर भैया के वाइफ कवर्ड नहीं है, मतलब भाभी रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आते। वैसे ही सिस्टर्स हस्बैंड जिया जी बराबर, वो भी डेफिनेशन में नहीं आते। और मुझे ऐसा लगता है कि ये केस ड्राफ्ट करने का बेस्ट रहेगा पॉइंट, ब्रदर्स स्पाउस सिस्टर्स स्पाउस आर नॉट कवर्ड। और दूसरा पॉइंट रहेगा कि बच्चों के सन के वाइफ, ठीक है, बहू, और आपके दामाद वो आने वाले हैं। बच्चों के स्पाउसेस कवर्ड है, भाई बहन के स्पाउसेस कवर्ड नहीं है। जितना आप कंपेयर करके पढ़ेंगे, ये एनालाइज करेंगे, उतना दिमाग में रिटेंशन इंप्रूव होगा। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? ये बात समझिए आपको सब। और इसके अलावा अगर HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर आपने HUF बनाया आपने, तो आप जिस HUF में हो उस HUF के सारे मेंबर्स विल बी अगेन कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। लेकिन जब तक वो ऐसा बोले नहीं कि HUF है नहीं है, बनाया है, तब तक उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अभी तक तो आज तक ऐसा कोई केस पूछा नहीं है जहां पे HUF के मेंबर्स को उन्होंने कवर किया हो कभी। इतनी चीजों में ही वो कवर करते हैं। और जो मैंने बोला, दो ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, भाई बहन के स्पाउसेस और बच्चों के स्पाउसेस। उसके ऊपर केस पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो हमारा पहला केस था, इसलिए मैंने वहां पे, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहां पे 3 पॉइंट्स पे केसेस पूछ सकते हैं। पहला, और आपको ये इमेज ध्यान में रखना पड़ेगा, आप पूरा केस पढ़ लो और फिर देखो कि ये बंदा रिलेटिव के डेफिनेशन में कवर होता है कि नहीं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बात समझ रहे आप? करेक्ट। और रिलेटिव किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है वो भी देखना। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? CA के पॉइंट ऑफ व्यू से। CA के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको रिलेटिव देखना है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस, नो? अच्छा, ऐसा भी होता है कि CA के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बंदा रिलेटिव है, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से CA रिलेटिव नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, दामाद जो है, दामाद हमारा रिलेटिव हुआ? यस, नो? यस हुआ ना, अभी बोला ना हम लोगों ने, डॉटर्स हस्बैंड। लेकिन अगर मैं हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू सोचता हूं, उनके दामाद के पॉइंट ऑफ व्यू सोचता हूं, तो क्या हम रिलेटिव बनेंगे? नो, नहीं बनने वाले। क्योंकि ऐसे केस में तो वाइफ के पेरेंट हुए हम। समझ रहे हो क्या? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर दामाद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हम कौन हुए? वाइफ के हस्बैंड, वाइफ के पेरेंट्स। वाइफ के पेरेंट्स हुए। अब वाइफ के पेरेंट्स रिलेटिव के डेफिनेशन में कवर होते हैं क्या? नहीं। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेफिनेशन में आखिरी में रहेगा स्पाउस, अवर स्पाउस। यस, नो? अवर स्पाउस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटिव, जिसके बिना सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन स्पाउस के पेरेंट्स कवर नहीं हुए। स्पाउस के पेरेंट्स कवर नहीं हुए, स्पाउस के ब्रदर सिस्टर्स कवर नहीं हुए, और बच्चे तो हमारे ही है। मतलब स्पाउस के बच्चे कवर नहीं, हमारे ही है। वंस अगेन, रिलेटिव की डेफिनेशन अगर बोलूं मैं, कौन? फादर, स्टेप फादर, मदर, स्टेप मदर, ब्रदर, स्टेप ब्रदर, सिस्टर, स्टेप सिस्टर, सन, स्टेप सन, उनके वाइफ,
डॉटर और डॉटर के हस्बैंड, और कौन आएगा आखिरी में? स्पाउस। स्पाउस हमारी रिलेटिव है, करेक्ट, लेकिन स्पाउस के बाकी लोग इसमें कवर्ड नहीं है। और मैंने और एक चीज बोली, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिव देख रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। किसके पॉइंट से? सीए। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बंदा रिलेटिव हो सकता है, लेकिन सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है बंदा रिलेटिव ना हो। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ठीक है, तो एक केस मैंने पूछा था। अब दूसरा केस, सीए के बड़े भाई, सीए के बड़े भाई कंपनी में अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब डेटर्स, पूरा डेटर्स मैनेज करते हैं। पूरा क्या मैनेज करते हैं? डेटर्स। पूरा का पूरा डेटर्स वही मैनेज करते हैं। मतलब मेरे बड़े भाई मेरे सामने है, मैं डेटर्स चेक करने जाता हूं और पूरा डेटर्स वो मैनेज करते हैं। कंप्लीट डेटर इज मैनेज्ड बाय देम, और मैं जाके ऑडिट करता हूं। मुझे जाके ऑडिट करना पड़ेगा। विल आई गेट डिस्क्वालिफाइड? विल सीए गेट डिस्क्वालिफाइड? यस नो? यस नो? बड़े भाई कंपनी में है, कंपनी में जॉब कर रहे हैं और पूरा डेटा संभाल रहे हैं, अकाउंट्स का एक बड़ा हिस्सा संभाल रहे हैं। विल आई गेट डिस्क्वालिफाइड? यस नो? आंसर इज नो। आपके रिश्तेदार कंपनी में बहुत जगह हो सकते हैं। आपके रिश्तेदार कंपनी में अगर बड़ी पोस्ट पे है तभी आप डिस्क्वालीफाई होते हो, कोई भी पोस्ट पे नहीं। ऐसा नहीं लिखा इफ योर रिलेटिव इज एट एनी पोस्ट, एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय। अगर आपके रिलेटिव कोई भी ऑफिसर हो, अगर आपके रिलेटिव कोई भी ऑफिसर हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर आपके रिलेटिव बड़ी पोस्ट पे है तो आप डिस्क्वालीफाई होते हो। बड़ी पोस्ट मतलब क्या? डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर हो या पार्ट टाइम डायरेक्टर हो, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो या ना हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। या फिर अगर आपके रिलेटिव की मैनेजमेंट पर्सन हो। कौन हो? की मैनेजमेंट पर्सन। अगर की मैनेजमेंट पर्सन होंगे, करेक्ट, तो भी आप क्या हो जाओगे साहब? डिस्क्वालीफाइड। बात समझ रहे? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो आपके रिश्तेदार कौन से पोस्ट पर होने चाहिए? बड़ी पोस्ट। बड़ी पोस्ट मतलब या तो डायरेक्टर या तो की मैनेजमेंट पर्सन। अब डायरेक्टर मतलब क्या, ये तो हमको पता है। होल टाइम डायरेक्टर हो तो भी आप डिस्क्वालीफाइड, पार्ट टाइम डायरेक्टर हो तो भी आप डिस्क्वालीफाइड। अब की मैनेजमेंट पर्सन मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय की मैनेजमेंट पर्सन? जो कंपनी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है और कंपनी के बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, करेक्ट। सबसे पावरफुल आदमी आपके दिमाग में कौन आता है? सबसे पावरफुल आदमी कंपनी में जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है, सबसे ज्यादा पावरफुल है? एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब मूवीज और सीरियल से कम इतना दिमाग में फिट हो ही गया होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनेगा कंपनी का? करेक्ट। इसमें तो झगड़े होते बहुत सारे, बड़ा भाई बनेगा, छोटा भाई बनेगा, कोई और बनेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर, ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। ही इज अ डायरेक्टर ऑल्सो, वो डायरेक्टर भी है और कंपनी को मैनेज, पूरे चीजें उनके अंदर होती है। ही हैज लॉट ऑफ पावर्स, ठीक है। उससे थोड़े कम होल टाइम डायरेक्टर। कौन बोला साहब? होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर भी मतलब वो डायरेक्टर भी है और कंपनी में रेगुलरली आते हैं और कंपनी के डिसीजन में, कंपनी के जो रूटीन अफेयर्स है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। होल टाइम डायरेक्टर। उससे थोड़ा कम ऐसा बोल सकते हैं। देखो, मैं कोई भी चीज याद रखता हूं तो मैं एक फ्लो बना करता हूं, तो मेरे दिमाग में, और मैं चाहता हूं कि ये फ्लो आप सीखे। मेरे दिमाग में फ्लो बना हुआ है सब। सबसे पावरफुल मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है।
उससे थोड़ा कम पावरफुल, ये खुद मैंने बनाया ताकि मेरे को कंफर्टेबल रहे, उससे थोड़ा कम होल टाइम डायरेक्टर, उससे थोड़ा और कम मैनेजर। मैनेजर ये पुरानी टर्मिनोलॉजी है, इट इज द ओल्ड टर्मिनोलॉजी। मैनेजर मतलब ऐसा एम्प्लॉय, मैनेजर इज नॉट डायरेक्टर, ऐसा एम्प्लॉय जिसका कंट्रोल है ओवर सब्सटैंशियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की बहुत सारी चीजें वही देखता है, उसको हम लोग क्या बोलते साहब, मैनेजर। बहुत पुराना टर्म है, लेकिन जैसे जैसे जमाना बदला, मैनेजर जो वर्ड है उसका रेलेवेंस थोड़ा कम हो गया। अब मैनेजर बोले, होटल में भी मैनेजर होता है, वो नाम के लिए मैनेजर होगा, बट ही इज नॉट मैनेजर एज पर कंपनीज एक्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ऐसा होने लगा कि बहुत सारे लोग सिर्फ नाम के मैनेजर है। कोई भी चीज, कोई चीज मैनेज करता है मैनेजर, वो नाम के लिए मैनेजर है, बट ही इज नॉट मैनेजर एज पर कंपनीज एक्ट। तो बोले अब क्या करना, इसलिए उन्होंने नई टर्मिनोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट किया। नए टर्मिनोलॉजी में आते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ मे नॉट बी डायरेक्टर, इनफैक्ट सीईओ की पोस्ट लाई इसीलिए कि उसको इंपॉर्टेंस देना था, करेक्ट, गद्दी पे बिठाना था, लेकिन उसके ऊपर तो हमको ही बैठना था, इसलिए उसको डायरेक्टरशिप नहीं दी। स्मार्ट पॉलिटिक्स। सीईओ मे नॉट बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मे नॉट बी, बहुत सारी कंपनीज डायरेक्टर भी बना देती है उसको, लेकिन सुपर है, ताज तो पहना दिया तेरे को, करेक्ट, लेकिन नकली ताज है वो असली तो हम ही डायरेक्टर है, इसलिए उन्होंने टर्मिनोलॉजी सीईओ। तो अगर आप सीईओ तो भी आप किसके डेफिनेशन में आ जाएंगे, की मैनेजमेंट पर्सन। आप सीएफओ हो तो भी आप किसके डेफिनेशन में आ जाएंगे, की मैनेजमेंट पर्सन। और सीएसओ कंपनी सेक्रेटरी, इफ यू आर ऑफिशियली अपॉइंटेड एज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द एंटिटी, कंपनी अगर अपॉइंट हुआ तो आप वापस क्या बन जाओगे, की मैनेजमेंट पर्सन। कुछ कंपनीज को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना मस्ट होता है, अगर ऐसा अपॉइंट हो चुके हैं तो वो भी केएमपी में कवर हो जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस, नो, करेक्ट। और अब पिछले अटेम्प्ट में इसमें अमेंडमेंट आया, ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट में इसके अंदर अमेंडमेंट आया और कुछ लोगों को इन्होंने इंक्लूड कर लिया, कुछ लोगों को नहीं बोलेंगे। आपके नोट्स में पहले डेफिनेशन का पार्ट है, और उसके बाद में आपका एंड देन वी हैव कंपनी ऑडिट सेक्शंस। तो अगर आप देखेंगे तो आपके नोट्स में ऐसी दो चीज दिखेगी आपको। एज अ सेट, जितनी भी ये स्क्रीन पे सब आपके नोट्स में रहेगी, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ये उसकी पूरी डेफिनेशन है एज पर पूरे वर्ड्स के साथ में, और बाजू में उसका शॉर्ट में एनालिसिस है। तो अगर आप देखेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर डेफिनेशन में है, उससे थोड़ा कम होल टाइम डायरेक्टर डेफिनेशन में, उससे कम मैनेजर है, और 3 सी, सीईओ, सीएफओ एंड सीएस। एंड व्हाट इज द चेंज? 1 लेवल बिलो डायरेक्टर, डायरेक्टर से जस्ट नीचे जो एम्प्लॉयज है, मतलब जो डायरेक्टर को रिपोर्ट करते हैं, जो फुल टाइम एम्प्लॉय हो, एंड डेजिग्नेटेड कीएमपी, की मैनेजमेंट पर्सन बाय द बोर्ड, ऐसे लोगों को भी डेफिनेशन में कवर कर लिया। कौन लोग? जो डायरेक्टर से एक लेवल नीचे है, एक लेवल वो लोग नीचे है, प्लस वो लोग फुल टाइम एम्प्लॉय है, और बोर्ड उनको डेजिग्नेट कर चुका है, मार्क कर चुका है, बोल चुका है कि तुम क्या हो हमारे की मैनेजमेंट पर्सन। ऐसे लोग भी की मैनेजमेंट पर्सन के डेफिनेशन में आ जाएंगे। बोर्ड खुद उनको बोल रहा है,
बोर्ड खुद उनको बोल रहा है तुम की मैनेजमेंट पर्सन हो, तो कंपनीज एक्ट ने बोला हम भी उनको डेफिनेशन में कवर कर लेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बोर्ड जनरली ऐसा क्यों करता है पता है आपको? ताकि उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आए। बेटा मैं तो 20 कंपनियां संभाल रहा हूं, हर जगह मीटिंग जाके करता हूं, नीचे काम तो तू ही करता है, तो तूने भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। कुछ गलत हुआ तो तेरे को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यू शुड ऑल्सो प्ले सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। चल आजा बेटा, तू भी किसके डेफिनेशन में आ गया? की मैनेजमेंट पर्सन। तो ये एडिशन हुआ है, दिस इज द एडिशन, द प्रीवियस अटेम्प्ट, इसको ऐड किया गया। मैनेजमेंट के एक जस्ट नीचे जो लेयर है उसको भी पकड़ लिया उन्होंने, किसके अंदर? की मैनेजमेंट पर्सन में। ठीक है, ये बात समझिए साहब। ये जो की मैनेजमेंट पर्सन है, यहां पर भी आप लिख लीजिए सी डेफिनेशन। मतलब यहां पे देखा ही हमने, ठीक है, और शॉर्ट में लिख सकते हैं +1 लेयर। एक लेयर नीचे लोग हैं वो भी इसमें कवर हो चुके हैं। तो देखो एक ही क्लॉज है लेकिन केसेस कहां कहां बन सकते हैं। अब तीसरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब है हमारे, इस बार उनके भाई, उनके सगे भाई, बड़े भाई, उनके सगे भाई सीईओ है। ठीक है, सीईओ है होल्डिंग कंपनी में। चार्टर्ड अकाउंटेंट के सगे भाई सीईओ है होल्डिंग कंपनी में। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट डिस्क्वालीफाई होगा? यस नो? यस नो? आंसर इज नो। हाँ, मैंने जानबूझ के उस पॉइंट पे पहले ध्यान नहीं दिया, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। उस कंपनी में अगर है रिश्तेदार तभी डिस्क्वालिफिकेशन लगता है। होल्डिंग में कुछ भी हो, होल्डिंग कंपनी में तुम्हारे रिश्तेदार कुछ भी हो, सब्सिडियरी कंपनी में कुछ भी हो, को सब्सिडरी एसोसिएट में कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ओनली दैट कंपनी, सिर्फ वो कंपनी कवर्ड है। आगे पीछे ऊपर नीचे कोई भी है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। इसके लिए आपको संभल के चलना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने 3 पॉइंट्स पहले ही मार्क करवा दिए। अगर रिश्तेदारी वाला केस आया तो पहले देखना है सही में रिश्तेदार है क्या, ये बंदा रिश्तेदार है क्या, ये बंदा बड़ी पोस्ट पे बैठा है क्या, और फिर तीसरा ये बंदा उसी कंपनी में है क्या। होल्डिंग कंपनी में कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं चलता, सब्सिडरी में कुछ नहीं, एंड सो ऑन। इसलिए ये डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस रिलेशनशिप में कितनी कंपनीज थी? 6, सबसे ज्यादा। जब आप ऐसे ऐसे वर्ड्स देते हो ना तो दिमाग में रिटेंशन बढ़ जाता है। हाँ, सबसे ज्यादा उधर थे 6। प्रोहिबिट में कितने थे? 3, एक के नीचे एक, बस एक लाइन, 3 लोग थे। और यहां पे रिलेटिव में कितने? सिर्फ 1, ओनली 1 कंपनी। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो बहुत इंटरेस्टिंग है साहब, और मैं तो बोल रहा हूं इसके ऊपर बहुत ज्यादा केसेस, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू आने के चांसेस सबसे ज्यादा लगते हैं। करेक्ट। रिलेटिव की डेफिनेशन भी हम लोग देख चुके, और उसको याद रखने का तरीका देखो, छोटी छोटी ट्रिक्स है। आप क्लास में है यही छोटी छोटी ट्रिक्स को समझने के लिए और याद रखने के लिए। ये छोटी छोटी ट्रिक्स है, इसी से आपकी पढ़ाई सिंप्लीफाई होगी और इफेक्टिव बनेगी। एंड आई एम हियर फॉर दैट वैल्यू एडिशन ओनली। तो मैं जो भी छोटी छोटी ट्रिक्स आपको बताऊं, आपने उसका पूरा यूज करना चाहिए। इनफैक्ट मेरे दिमाग में हर चीज याद रखने का कोई ना कोई तरीका होता है। आई फील आई एम द पर्सन
विथ पुअर मेमोरी, करेक्ट? ऐसे मेरे घर वालों को भी लगता है और ऑफिस वालों को भी लगता है। तो कोई भी चीज होती है ऑडिट में, सबसे पहले मैं कैसे याद करूंगा, मैं ये सोचता हूं, बिकॉज स्टूडेंट विल एक्सपेक्ट सर को तो 1000 पेज के 1000 पेज कौन से पेज पे क्या लिखा है सब पता होना चाहिए। गलत भी नहीं, आई एम अ प्रोफेसर, आई शुड नो। तो पहली चिंता मेरे को ये होती, मैं कैसे याद रखूंगा। तो मैं जब सोचता हूं, फिर देखता हूं यार इससे मैं याद रख पा रहा हूं, तो इमीडिएटली मैं, बच्चों ये ऐसे आप याद रख सकते हो। और मैंने बोला आप पूरे ऑडिट सब्जेक्ट में छोटी सी छोटी चीज उठा के देखेंगे अपने नोट्स में पढ़ाने के तरीके में, हर जगह मेरा कोई ना कोई फ्लो रहेगा। मेरे को याद रखना था की मैनेजमेंट पर्सन में 6 लोग आते हैं और एक नीचे की लेयर आती है। वो 6 लोग याद रखना है, तो मैंने तो मेरे दिमाग में 3 ऐसे बिठाया कि भैया पहले सबसे पावरफुल, फिर कम और फिर 3 C's, CEO, CFO, CS। अब एक नया जुड़ गया नीचे की और एक लेयर, करेक्ट? तो आपका, और ऐसे भी सभी सब्जेक्ट्स में आपका ये फोकस होना चाहिए कि सर कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं। अगर वो टेक्निक हम समझ जाए तो हमको ज्यादा फायदा मिल सकता है, करेक्ट? ओके, इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? अभी तक 3 डिस्क्वालिफिकेशन देख सके। बी फॉर बिजनेस रिलेशनशिप, P for prohibited services और R for relatives, correct? Now next is officer, O for officer और अगला है P for partner। दोनों को एक साथ ही देखने वाले। कंपनी के ऑफिसर्स, कंपनी के ऑफिसर्स, कंपनी को चलाने का जो लोग काम कर रहे हैं, कंपनी के ऑफिसर्स और कंपनी के एम्प्लॉयज जो कंपनी के रहमो करम पर चल रहे हैं, ऐसे लोग जो कंपनी को चला रहे हैं और ऐसे लोग जो कंपनी के रहमो करम पे चल रहे हैं, दोनों कंपनी से जुड़े हुए हैं। इसलिए कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर ऑफिसर बन के बैठा है, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर एम्प्लॉय बन के बैठा है, तो वो बंदा क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफाइड, करेक्ट? ऑफ दैट कंपनी। वंस अगेन यहां पे सिर्फ एक ही कंपनी कवर्ड है। ऑफ दैट कंपनी, होल्डिंग कंपनी में कुछ भी रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्सिडरी कंपनी में कुछ भी रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, को सब्सिडरी एसोसिएट में कुछ भी रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस कंपनी में ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और एक चीज, अगर आप ए लिमिटेड में ऑफिसर या एम्प्लॉय हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर ए लिमिटेड में क्या है, ऑफिसर या एम्प्लॉय, तो ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉर ए लिमिटेड ओनली। पूरी कायनात खत्म नहीं हो गई, सिर्फ ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, जेड लिमिटेड, जितनी भी कंपनीज होंगी, I am eligible. Are you getting this point? जिस कंपनी में तुम जुड़े हुए हो उस कंपनी में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बाकी कंपनियों में ऑडिट कर सकते हो आप, कोई चिंता की बात नहीं है, करेक्ट? ओके। फिर कानून के हाथ और भी लंबे होते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट डायरेक्टर था, आया बोले मैं तो डिस्क्वालीफाइड हूं। एक बंदा एम्प्लॉय था यार, बोले मैं तो डिस्क्वालीफाइड हूं। कैसे कंपनी से पैसा कमाऊं? एक काम करता हूं, एक पार्टनरशिप फर्म खड़ी करता हूं और मेरे पार्टनर से ऑडिट करवा लूंगा, पैसे तो अल्टीमेटली मेरे तक पहुंच ही जाएंगे। समझ रहे आप? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या था कंपनी में? डायरेक्टर। डायरेक्टर आता है डेफिनेशन ऑफ ऑफिसर, अभी हम देखेंगे किसकी डेफिनेशन में आता है, ऑफिसर। तो बंदा क्या हो जाएगा साहब? डिस्क्वालीफाइड। बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो उसने दिमाग लगाया, एक काम करता हूं ना यार, मेरे नाम पे काम नहीं कर सकता ना, एक पार्टनरशिप फर्म खोलता हूं, पार्टनर के नाम पे ले लेंगे काम, पार्टनर के नाम पे काम ले लेंगे, पैसा फर्म को मिलेगा, मेरे तक तो पहुंच ही जाएगा। तो कानून ने उसको बंद कर दिया दोनों केस में। या फिर ऐसा भी सोच सकता है कि एम्प्लॉय रख लेता हूं, मेरा पर्सनल ऑफिस भी है, मेरा कंपनी का ऑफिस भी है, मेरा
कंपनी का ऑफिस भी और एक पर्सनल ऑफिस भी है। एक सीए को एम्प्लॉय रख देता हो। ऑडिट फीस मिलती है कंपनी से 20 लाख रुपए, 10 लाख में सीए रख लेंगे अपन, उसको बोलेंगे तू ऑडिट कर ले, तू ऑडिट कर ले, और पैसे जो मिलेंगे तो उसे आधे में रख लूंगा। मान जाएगा सीए, उसको भी मिल रहा है। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, इसलिए तो उन्होंने ऐसा बनाया। ऑफिसर एम्प्लॉय तो गए, उनके पार्टनर्स और उनके एम्प्लॉयज वो भी क्या हो जाएंगे साहब, डिस्क्वालिफाइड। इस पॉइंट क्लियर। अब सबसे पहले ऑफिसर की डेफिनेशन। ऑफिसर की अगर डेफिनेशन देखेंगे, हम वापस वैसे ही सोचेंगे कि सबसे पावरफुल बंदा कौन, तो की मैनेजमेंट पर्सन। कौन है साहब, की मैनेजमेंट पर्सन। ऑफिसर के डेफिनेशन में सबसे पावरफुल कौन है, की मैनेजमेंट पर्सन। और उन्हें और स्पेसिफाई किया है। उसके बाद डायरेक्टर्स, उसके बाद कौन है साहब, डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स के बाद और कौन हुए, मैनेजर। सबसे पावरफुल की मैनेजमेंट पर्सन, उससे कम डायरेक्टर्स, उससे कम मैनेजर। करेक्ट। और इसके बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके इंस्ट्रक्शंस पे बोर्ड फंक्शन करता हो। मतलब सपोज रतन टाटा साहब है। रतन टाटा साहब टाटा ग्रुप के कंपनीज से जो चेयरमैनशिप थी, एमडी डायरेक्टर थे, वो पूरे वहां से रिटायर हो चुके हैं। करेक्ट। रतन टाटा साहब अपने ऑफिशियल पोस्ट से रिटायर हो चुके हैं। लेकिन आज भी अगर टाटा कंपनीज का बोर्ड रतन टाटा साहब जो बोलेंगे उसके हिसाब से काम करता है, उनके इंस्ट्रक्शंस पे अगर काम करता है, मतलब रतन टाटा साहब भी पावरफुल हुए, वो चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, वो भी पावरफुल हुए, तो वो भी किसके डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे, इवन ही विल बी कवर्ड इन डेफिनेशन ऑफ ऑफिसर। जैसे मनमोहन सिंह जी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन हम सबको पता है, पूरे इंडिया को पता है, करेक्ट, सोनिया जी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, वो जो चाहते थे उसको फॉलो किया जाता था, दैट वाज फॉलोड, करेक्ट। तो वो भी पावरफुल हुए, तो वो भी किसके डेफिनेशन में आ जाएंगे, ऑफिसर। फॉर दैट मैटर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, करेक्ट, शिवसेना भी है। कोई भी अगर महाराष्ट्र में कोई भी शिवसेना के मिनिस्टर्स होंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे साहब, ठाकरे फैमिली जो बोलेगी, करेक्ट, उसके हिसाब से चीज चलेंगी, तो वो भी किसके डेफिनेशन में आ जाएंगे, ऑफिसर के। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? बहुत आसान है। सबसे पावरफुल की मैनेजमेंट पर्सन, उसके बाद डायरेक्टर्स, उसके बाद मैनेजर, उसके बाद एनी अदर पर्सन ऑन हुज इंस्ट्रक्शन बोर्ड इज यूज्ड टू वर्क। लेकिन यहां पे जो सबसे पॉपुलर है वो डायरेक्टर ही है। मतलब जो केसेस पूछे जाते हैं वो क्या बोलते हैं, डायरेक्टर के नाम से पूछे जाते हैं। बात समझ रहे आप? तो डायरेक्टर हमारे लिए हमेशा किसके अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर रहेगा, ऑफिसर में। दैट कंपनी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको पता है ये नए कंपनीज एक्ट में मतलब होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर ऑडिट कर सकता है, इसी कंपनी का डायरेक्टर ऑडिट कर सकता है क्या? नो, क्योंकि इस कंपनी के डायरेक्टर्स ऑफिसर्स क्या है, डिस्क्वालिफाइड। होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर ऑडिट कर सकता है, यस। सब्सिडरी कंपनी का डायरेक्टर ऑडिट कर सकता है, यस। को सब्सिडरी का, यस। एसोसिएट का, यस। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, नए कंपनीज एक्ट में आ गया ये। ड्राफ्टिंग में जो हुआ उसमें ऐसा आ गया। तो सीए इंस्टीट्यूट को आपत्ति हुई इससे, अरे यार डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी बहुत पावरफुल बंदा है। डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, यस नो? और होल्डिंग कंपनी उसकी जो सब्सिडरी है उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। मतलब इनडायरेक्टली तो वो बंदा चीजों को कंट्रोल कर ही सकता है ना, यस नो? तो सीए इंस्टीट्यूट ने बोला यार ये तो अजीब हो गया, होल्डिंग कंपनी के लोग ऑडिट कर सकते हैं, सब्सिडरी कंपनी के लोग ऑडिट कर सकते हैं, को सब्सिडरी एसोसिएट के लोग ऑडिट कर सकते हैं,
ये तो अजीब बात है, ऐसे लोगों को कैसे अलाउ कर दिया, लेकिन लॉ तो बन गया, लॉ तो बन गया और गवर्नमेंट ने उसमें कोई चेंजेस नहीं लाए। तो सीए इंस्टीट्यूट ने बोला कोई बात नहीं, लॉ बन गया ना, हमारे हाथ में भी पावर्स है, पूरे दुनिया को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारे बंदों को कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं और हम जो बोलेंगे इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो सीए इंस्टीट्यूट ने अपना एक नोटिफिकेशन लाया और अपने नोटिफिकेशन में उन्होंने बोला ठीक है, लॉ में जो लिखा है सो लिखा है, लेकिन हम एक और रिस्ट्रिक्शन ला रहे हैं कि होल्डिंग कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, होल्डिंग कंपनी के जो डायरेक्टर्स है वो सब्सिडरी का ऑडिट नहीं कर सकते। लूप होल्स बहुत सारे थे, आप समझ रहे हैं? होल्डिंग कंपनी के लोग अलाउड है, सब्सिडरी के अलाउड है, को सब्सिडरी एसोसिएट के अलाउड है, लूप होल बहुत सारे थे। कौन सा लूप होल बंद किया? होल्डिंग कंपनी वाला, वो बहुत बड़ा लूप होल था, उसको सीए इंस्टीट्यूट ने बंद कर दिया। देखो हर चीज छाप के दिए, अपने को डिस्कशन पे समय देने का, कोर्स बहुत सारा है और बहुत डेप्थ में हम लोग पढ़ सकते हैं, सब छापा हुआ है, क्योंकि मेरे को पता है मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। एज पर कंपनीज एक्ट, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट्स आर नॉट डिस्क्वालिफाइड टू डू ऑडिट। वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, ये बहुत बड़ा लूप होल है। विच इज अ लूप होल? देखो वर्ड्स भी सेम है, मैंने लिखा है क्योंकि, बट आईसीआई हैज प्लग्ड, वो वन होना चाहिए था, वन लूप होल, ONE, वन लूप होल, ठीक है, एज पर अनाउंस वन लूप होल, एज पर अनाउंसमेंट डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी कैनॉट डू ऑडिट ऑफ कंपनी। ठीक है, ऑडिट ऑफ कंपनी मतलब यहां पे हम सब्सिडरी की बात कर रहे हैं। सो दिस वन लूप होल इज प्लग्ड। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? तो एज पर कंपनीज एक्ट नो प्रॉब्लम, बट एज पर सीए इंस्टीट्यूट देयर इज अ प्रॉब्लम। तो अल्टीमेटली डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग कंपनी कैनॉट डू द ऑडिट ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? ये बात समझिए सब। अब ये इंटरेस्टिंग केस है, आपके नोट्स में पहले से स्लाइड्स प्रिंटेड होती है, बट डोंट लुक एट द नोट्स, अपने दिमाग को सोचने का मौका दो। लेट योर ब्रेन थिंक। पहले जमाने में मोबाइल फोन नहीं थे तो हम फोन नंबर याद रखते थे लोग, और आदत थी उसकी। अब मोबाइल फोन आ गया है, करेक्ट, तो फोन नंबर याद नहीं रहते क्योंकि आदत छूट गई है। वो अलग बात है, चलो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा है ना, एग्जाम में हमारे पास में डिवाइसेस नहीं होते। एग्जाम में हम जैसे होते हैं स्टूडेंट ने वैसे ही रहना चाहिए, करेक्ट। वहां पे कोई डिवाइसेस नहीं आपके पास में, तो आपने मतलब इसमें और एक चीज, आपके ब्रेन को सोचने की आप मौका दिया करो, करेक्ट, तो आपको रिकॉल करने में भी आसानी होगी। सो डोंट लुक एट द आंसर्स, क्योंकि अगर आप आंसर देखते हो तो आपकी सोचने की जो थॉट प्रोसेस है वो बीच में ही खत्म हो जाता है। अगर वो बीच में ही खत्म हो जाता है, करेक्ट, तो डेवलपमेंट नहीं होता। ओके, तो हमारे मिस्टर ए है जो कंपनी में क्या है, डायरेक्टर है, मतलब ऑफिसर है कंपनी में, डायरेक्टर है। वो अकेले प्रैक्टिस करते हैं, उनकी और एक फर्म है। अ पर्सन कैन डू इंडिविजुअल प्रैक्टिस ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम he can have a firm, partnership firm also. ABC and company उनकी पार्टनरशिप फर्म है। फिर मिस्टर बी है, एक और मिस्टर बी, वो भी प्रैक्टिस करते हैं, उनकी और एक फर्म है BPQ एंड कंपनी। मिस्टर पी पार्टनर है, उनकी और एक फर्म है PLM एंड कंपनी। अब सवाल यह है कि मिस्टर ए कंपनी के डायरेक्टर है, ऑफिसर है, क्या कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं? यस, नो? ऑडिट कर नहीं सकते। कौन से क्लॉज में कवर्ड है? पहले वाले, ऑफिसर और एम्प्लॉय। डू यू अग्री विथ मी?
ओके, बिल्कुल सही. व्हाट अबाउट एबीसी एंड कंपनी? 3 पार्टनर है, ए, बी और सी. क्या एबीसी एंड कंपनी, ये सीए फर्म है, क्या ये लोग ऑडिट कर सकते? यस, नो? आंसर इज नो. व्हाई? One partner is disqualified, then that firm will get disqualified. एक पार्टनर अगर डिस्क्वालीफाई हो जाए तो वो फर्म नंबर जो रहेगा वो फर्म क्या हो जाएगी? डिस्क्वालीफाई. ये कहीं पे लिखा नहीं है. इट इज नॉट रिटन एनीवेयर इन लॉ, बट इट इज अ वेरी ओल्ड अंडरस्टैंडिंग. बहुत पुरानी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत पहले से. कंपनीज एक्ट 1956 था, वहां से ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगर एक पार्टनर डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो वो फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाती है. इज पॉइंट क्लियर? व्हाट अबाउट बी? व्हाट अबाउट बी? बी भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या वो ऑडिट कर सकता है? इज ही एलिजिबल टू डू ऑडिट? Yes, no? Let's think. We have 2 clauses. हमारे रिडार में 2 क्लॉजेस है. क्या बी खुद ऑफिसर या एम्प्लॉय है? क्या बी खुद ऑफिसर एम्प्लॉय है? नो. बट इज बी पार्टनर ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉय? यस. बी पार्टनर है साहब. किसका? ए का. बी पहले क्लॉज में कवर नहीं हुआ. पहले क्लॉज में कवर नहीं हुआ. कौन से क्लॉज में कवर? दूसरे क्लॉज में कवर हो गया कि पार्टनर्स और एम्प्लॉयज ऑफ ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज. तो दूसरे क्लॉज में फंस गया साहब. करेक्ट, वो भी डिस्क्वालिफाइड है. नाउ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इज व्हाट अबाउट बीपीक्यू एंड कंपनी? डिस्क्वालिफाइड और एलिजिबल? B is disqualified. One partner disqualified, firm is disqualified. One partner is disqualified, firm is disqualified. What about P? Qualified? Disqualified. कर सकते बोले. लेट्स अप्लाई द क्लॉज ना. आपने ये भी सीखना है केस कैसे सॉल्व करते हैं. लेट्स अप्लाई बोथ द क्लॉजेस. इज पी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी? वो तो कौन है? ए. पी खुद कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई ऑफिसर नहीं, कोई एम्प्लॉय नहीं है. क्या पी पार्टनर या एम्प्लॉय है ए का? पी और ए कहीं पे साथ में खड़े हैं क्या? साथ में खड़े नहीं है. साथ में खड़े नहीं है तो वो सेकंड में भी कवर नहीं होता, वो फर्स्ट क्लॉज में भी कवर नहीं होता, वो सेकंड में भी कवर नहीं होता. लेकिन फिर भी आपके मन में डाउट होना चाहिए. सर, क्या डाउट होना चाहिए आपके मन में? ही इज अ पार्ट ऑफ अ डिस्क्वालिफाइड फर्म. ही इज अ पार्ट ऑफ अ डिस्क्वालिफाइड फर्म. बीपीक्यू एंड कंपनी तो एक डिस्क्वालिफाइड फर्म है, डिस्क्वालिफाइड फर्म का हिस्सा है वो, है ना? अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला था? When a partner is disqualified, firm is disqualified. मैंने इंडिविजुअली ऑल पार्टनर डिस्क्वालिफाइड ऐसा नहीं बोला. बात समझ रहे आप? जब एक पार्टनर डिस्क्वालिफाई होता है तो वो फर्म का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फर्म क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफाई. इट इज पॉसिबल that individual chartered accountants on their own may not be disqualified. ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअल पार्टनर जब वो अकेले प्रैक्टिस कर रहे हो, इफ दे आर नॉट कवर्ड इन एनी अदर क्लॉज, हो सकता है कि वो क्वालिफाइड हो, वो एलिजिबल हो. बात समझ रहे क्या? करेक्ट. तो कॉन्सेप्ट क्या बना?
जब एक पार्टनर डिस्क्वालीफाई होता है तो फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाती है. बट इफ फर्म इज डिस्क्वालीफाइड, देन ऑल्सो इंडिविजुअल पार्टनर्स मे नॉट बी डिस्क्वालीफाइड. मतलब वाइसे वर्सा ट्रू नहीं है. पार्टनर के जाने से फर्म जाएगी, लेकिन फर्म के जाने से पार्टनर जाएगा, ऐसा नहीं है, जब तक वो किसी पर्टिकुलर क्लॉज में कवर नहीं हो जाता. करेक्ट. तो पी ना पहले क्लॉज में कवर होता है, ना दूसरे क्लॉज में कवर होता है. मैं लिखा दूंगा उस पर नोट, एक तो लिखाने वाला हूं. ना पहले क्लॉज में कवर होता है, ना दूसरे क्लॉज में कवर होता है, और जो तीसरा लर्निंग है उसमें भी वो बच जाता है. करेक्ट. व्हाट अबाउट पीएलएम एंड कंपनी? पी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पीएलएम एंड कंपनी को क्यों प्रॉब्लम रहेगा? बात समझ रहे हैं? विल बी क्वालिफाइड. इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? बहुत सिंपल, बहुत आसान. ये और एनालिसिस है उसका. मतलब ये और एनालिसिस है, लेकिन एक नोट तो मैं लिखवाने वाला हूं. देखो, लॉ को एनालाइज करना और भी अच्छा है. हम आपने अगर ध्यान से देखा होगा, डायरेक्टर कौन था? ए. ए इज डिस्क्वालिफाइड. डायरेक्टर था और डिस्क्वालिफाइड. यस नो? ए के जो पार्टनर्स थे, ए के जो पार्टनर्स थे, कौन था पार्टनर? बी. वो भी क्या हो गया? डिस्क्वालिफाइड. हाँ, तो हमने सीखा कि ऑफिसर एम्प्लॉय डिस्क्वालिफाई और उनके पार्टनर विल बी डिस्क्वालिफाइड. लेकिन बी का पार्टनर कौन है? पी. वो तो बच गया. क्या सीख रहे हैं? एक लेयर तक डिस्क्वालिफिकेशन लगता है. ए को डिस्क्वालिफिकेशन लगा और ए के पार्टनर बी को लगा, लेकिन बी के आगे कोई और भी पी है, उसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगा. दिखा है वहां पे? पार्टनर्स ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयज आर डिस्क्वालिफाइड. पार्टनर्स ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयज आर डिस्क्वालिफाइड, बट पार्टनर ऑफ पार्टनर्स, ए का पार्टनर बी इज डिस्क्वालिफाइड, लेकिन बी का पार्टनर पी आगे जो है, ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड. दिमाग चलना चाहिए और चलाना चाहिए. इट्स गुड फॉर मेंटल हेल्थ. उसको नहीं चलाना तकलीफ वाला काम है. करेक्ट. वो नोट लिख लेंगे आप. If partner is disqualified, whole firm होल फर्म में होल वर्ड कट कर दो. इफ पार्टनर इज डिस्क्वालिफाइड, फर्म विल गेट डिस्क्वालिफाइड. ठीक है. कॉमा. But if firm is disqualified, then also it is possible
that individual partner will be eligible to do audit. करेक्ट? ये बात समझे आपको? दिस पॉइंट क्लियर? ओके. तो इंटरेस्टिंग था क्लॉज. सो बी इज फॉर बिजनेस रिलेशनशिप, पी इज फॉर प्रोहिबिटेड सर्विस, बिग प्रॉप्स में बी हो गया. Then R for relatives, O for officer or employees, P for partners or employees of officers or employees. ठीक है. बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो है उसके ऊपर सवाल पूछे जाए. और जो हम ओरली केसेस डिस्कस कर रहे हैं, आई प्रॉमिस कि क्वेश्चन बैंक आपको मिलने वाला है. करेक्ट? तो ये ओरली जो केसेस डिस्कस कर रहे हैं, इसी के अंदर एग्जाम के भी क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं. एग्जाम के क्वेश्चंस भी ऐसे ही रहते हैं, वो उसमें ऑटोमेटिकली सारे कवर्ड है. ठीक है? ओके. नाउ कल हमने सोचा था कि आधा लेक्चर कंपनी ऑडिट पढ़ेंगे और आधा लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. एसेज हम शुरू करेंगे. तो वैसे ही करना है, वैसे ही करते हैं. करेक्ट?